हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसने अध्याय के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, एक एक करके देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आचार्य अग्निवेश ने स्नेह से संबंधित कितने प्रश्नों को पूछा? तो कितने प्रश्नों को पूछा? सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में दे रखा है 25 प्रश्नों को पूछा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24। 24 तो स्नेह में प्रविचारणाएं होती हैं, 64 भी प्रविचारणाएं होती हैं, रस के अनुसार 63 होती हैं। क्वेश्चन कितने हैं? 25 क्वेश्चन को स्टार्टिंग में आचार्य अग्निवेश ने पुनर्वसु आत्रेय से पूछा। अगला क्वेश्चन, तैल के संबंध में सही नहीं है। तो तैल के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, तैल कैसा होता है? बलवर्धनम, ये भी आया हुआ है। पित्तवर्धनम, तेल उष्ण होता है तो पित्तवर्धन करता है। और तेल के गुण में योनि विशोधन आया हुआ है। लेकिन तैल श्लेषवर्धन नहीं करता है, तो सही नहीं है पूछा था, तो श्लेषवर्धन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है। तेल के जो गुण बताए गए हैं, मारुतग्नम, नाचा श्लेषवर्धनम, बलवर्धनम, त्वच्यम उष्णम स्थिरकरम, तैलम योनि विशोधनम। तो इन गुण में से मारुतग्नम और ना चा श्लेषवर्धनम, ठीक है, ऑप्शन में था श्लेषवर्धनम, लेकिन ये ना चा श्लेषवर्धन और योनि विशोधन करता है और स्थिरकर होता है। ये योनि विशोधन इंपॉर्टेंट है तेल के गुणों में। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। 4 स्नेह दे रखे हैं और 4 उनके गुण। तो किस स्नेह का क्या गुण है, उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। स्नेह में तैल, वसा, मज्जा, घृत, भ्रष्ट योनि, योनि विशोधनम, निर्वापणम और विशेषतो अस्थानाम च बलकृत। तो देखिए, तैल, सबसे पहले तैल, तो यहां पर जो तैल है वो क्या काम करता है, हमने अभी देखा, योनि विशोधनम। ये जो वसा है, वसा भ्रष्ट योनि में यूज होता है। ठीक है, मज्जा, मज्जा जो है अस्थियों के अंदर रहता है, तो विशेष रूप से अस्थियों को बलकृत, अस्थ्यानामचा बलकृत। और घृत क्या करता है, मृदुता लेकर के आता है, तो फोर्थ क्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। ठीक है ना, सेकंड का आंसर ए, तो यहां पर बी, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। चारों स्नेह के गुण बताए गए हैं, तो यहाँ पर जो निर्वापन गुण था किसमें, घृत में आया हुआ है, मृदुकरम। और तैल गुण योनि विशोधन, वसा के गुण में भ्रष्ट योनि आया हुआ है, और मज्जा के गुण में विशेष तो अस्थानामचा बल कृत। और याद रखिएगा, वसा में विद्ध, भग्न, आहत, भ्रष्ट योनि, कर्ण सिरोरुचि। ठीक है ना, कर्ण सिरोरुचि, ये इंपॉर्टेंट। चलिए, तैल का पान किस ऋतु में किया जाता है? अब हर एक स्नेह के पान के लिए एक ऋतु स्पेसिफिक बताई गई है। तो तैल के लिए कौन सी ऋतु है? तो तैल का जो पान है, ऑप्शन ए ग्रीष्म, शरद, माधव और प्रावृट। तो तैल का पान प्रावृट ऋतु में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सर्पी सर्दी पातव्यम, सर्पी का पान, जो घृत है उसका पान कौन सी ऋतु में करते हैं, शरद। भाई, सर्पी क्या होता है, घृत पित्त को कम करने वाला होता है, और शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए सर्पी सर्दी। बसा मज्जा माधव, माधव मध्यम ऋतु होती है, और बसा मज्जा भी मध्यम गुण के होते हैं, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडे, इसलिए बसा मज्जा, मां से मज्जा, मां से माधव, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और तैल प्रावृट, जब अपन संशोधन देखते हैं तो प्रावृट में जो है वात का प्रकोप होता है, और तैल मुख्य रूप से किसके लिए बताया गया है, वात के लिए बताया गया है। तो तैल का प्रयोग किस ऋतु में करते हैं, प्रावृट ऋतु में करते हैं। ठीक है, तो तैल का प्रयोग प्रावृट ऋतु में करते हैं, सर्पी का शरद ऋतु में करते हैं, और बसा मज्जा का माधव में करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋतु के अनुसार स्नेह पान का सही विकल्प चुने। अभी हमने पढ़ा था कि भाई तैल का पान किस ऋतु में करते हैं, बसा मज्जा का किस ऋतु में, घृत, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो तैल के लिए क्या सही होगा,
तेल का पान प्रारब्ध ऋतु में करते हैं। बसा मज्जा मध्यम माधव। और घृत का पान कहां करते हैं? जब पित्त का प्रकोप होगा तब घृत देंगे, शरद ऋतु। तो आंसर क्या होगा अपना? फर्स्ट ई, सेकंड ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, थर्ड का एफ। ठीक है, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेल पान का अनुपान है, हर एक स्नेह का अनुपान बताया गया है। तेल पान का क्या अनुपान है? ठीक है ना, तो हम लोग याद करते हैं तेल पान का जो अनुपान है टी वाई से, थैंक यू से याद करते हैं। ठीक है ना, तेल का अनुपान क्या है? यू से। शीतल जल, शीतल जल तो भाई कहीं नहीं देना है। उष्ण जल, अगर आपको कुछ ना मिले तो उष्ण जल दे सकते हैं आप, लेकिन यदि ऑप्शन में यहां पर यूष है तो यूष आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, और मंड कहां पर देते हैं अपन? बसा मज्जा में मंड देते हैं। ठीक है, देखते हैं हर एक स्नेह का अलग अलग क्या अनुपान है। तो जलम उष्णम घृते, घृत में क्या देते हैं? उष्ण जल देते हैं। और पेयम यूषम तेल, तेल में यूष पान करने के लिए देते हैं। और बसा मज्जा में मंड देते हैं। और यदि आपको कुछ ना मिले तो सभी में आप जो है उष्णम्बु, उष्णम तांबु पान आप उसको दे सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रस के अनुसार प्रविचारणाएं कितनी होती हैं? 24, 25, 64 और 10। देखिए, रस के अनुसार अगर प्रविचारणाएं पूछा जाए तो यहां जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। लेकिन यदि ऑप्शन 63 होता तो वो ऑप्शन हमारा ठीक होता, क्योंकि स्पेसिफिक रस जो है, रस के भेद उसके अकॉर्डिंग 63 होती हैं। ठीक है, 63 प्लस केवलश्च स्नेहा करके जो है श्लोक में आया है, केवलश्च स्नेहा, तो इस प्रकार 64 होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। दोष अनुकर्षणी मात्रा कौन सी होती है? ठीक है, स्नेह की 3 मात्राएं बताई गई हैं अलग अलग स्थिति के अकॉर्डिंग। तो कौन सी मात्रा दोष अनुकर्षणी है? ऋष्व, मध्यम और प्रधान। तो इनमें से कौन सी मात्रा होती है दोष अनुकर्षणी? प्रधान मात्रा दोष अनुकर्षणी मात्रा होती है, क्योंकि ज्यादा आप जो है प्रधान मात्रा में स्नेह दोगे तो पूरा दोषों का अनुकर्षण वो जो है कर देगी। ठीक है, तो प्रधान मात्रा दोष अनुकर्षणी मात्रा होती है। प्रधान मात्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। तो प्रधान मात्रा किसको देना है? जो प्रभूत स्नेह नित्या, जो नित्य ज्यादा मात्रा में स्नेह का सेवन करता है उसी को तो प्रधान मात्रा देंगे। ठीक है, और कुछ रोग हैं जैसे गुल्म रोग, सर्पदष्ट, विसर्प रोग में प्रधान मात्रा का सेवन कराते हैं। उन्मत्त, कृच्छमूत्र और गाढ़ वर्चस्व इन रोगों में कराते हैं। ठीक है, और ये मात्रा कैसी होती है? दोष अनुकर्षणी मात्रा और सर्व मार्ग अनुसारिणी कैसी होती है? ज्यादा मात्रा में दोगे तो सर्व मार्ग अनुसारिणी मात्रा ये कहलाती है। ठीक है, प्रधान मात्रा। अगला क्वेश्चन। गुल्म, सर्पदष्ट, विसर्प रोगी को कौन सी मात्रा हितकर होती है? अभी अभी हमने पढ़ा है कि स्नेहपान की जो प्रधान मात्रा है वह जो है गुल्म, सर्पदष्ट, विसर्प रोगी में दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। प्रधान मात्रा इन रोगों में दी जाती है या देने का वर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन। मृदु कोष्ठ व्यक्ति को स्नेह की कौन सी मात्रा श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए ग्रीष्म, बी मध्यम, सी प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, जो मृदु कोष्ठ व्यक्ति है उसको स्नेह से बहुत जल्दी विरेचन लग जाता है, तो प्रधान मात्रा हम देते नहीं। तो मृदु कोष्ठ जो व्यक्ति है उसके लिए कौन सी मात्रा आई है? मध्यम मात्रा। कौन सी मात्रा आई है भाई? मध्यम मात्रा। स्नेह की मध्यम मात्रा कहां देते हैं? मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब मध्यम मात्रा, जो स्नेह की जो मध्यम मात्रा है वो हमने क्या भी क्या देखा? मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेह की मध्यम मात्रा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किन किन रोगों में देते हैं? जनरली ये जो मात्रा है ये शोधन में प्रयुक्त होती है। कहां प्रयुक्त होती है? शोधन में। क्यों प्रयुक्त होती है? क्योंकि देखो,
इसमें आप जो है जब स्नेह अपन कराते हैं, स्नेह का सेवन कराते हैं, तो स्नेह का आयोग और अतियोग दोनों नहीं होना चाहिए, ऐसी मात्रा का अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हृष्य मात्रा दोगे तो स्नेह के अयोग होने का डर हो सकता है, और प्रधान मात्रा दोगे तो स्नेह का अतियोग होने का डर हो सकता है। तो मध्यम मात्रा शोधन में, वैसे भी शोधन में मध्यम चीज को प्रेफर किया जाता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, ना बहुत ज्यादा अति और ना बहुत ज्यादा कम। तो मध्यम मात्रा शोधन, कौन सा रास्ता अपनाया जाता है शोधन के लिए? मध्यम मात्रा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? मंद विभ्रंश। विभ्रंश मतलब क्या होता है भाई? आयोग और अतियोग को विभ्रंश कहते हैं अपन। तो इस मात्रा का जब अपन सेवन करते हैं तो इसमें विभ्रंश होने की संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है, मंद होती है, कम होती है। इसलिए स्नेह की मध्यम मात्रा को जो कि शोधन में प्रयोग करते हैं, इसको मंद विभ्रंश मात्रा कहा जाता है। अब शोधन में प्रयोग करते हैं तो जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं वहां पर इनका यूज हम करते हैं। अरुषक, स्फोट, पिड़का, कंडू, पामा, ठीक है, अर्दिता, ठीक है, इन रोगों में। और कुष्ठ में, प्रमीनाश्च और वात शोणित रोग में यहां पर अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्नेह की मध्यम मात्रा, शोधन इंपॉर्टेंट है, और मंद विभ्रंश मात्रा इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन। शोधन के लिए स्नेह की कौन सी मात्रा प्रयुक्त होती है? ऋष्व, मध्यम, प्रधान, इनमें से कोई नहीं। अभी अभी हमने देखा शोधन के लिए मात्रा कौन सी प्रयुक्त हो रही थी भाई? शोधन कब कराते हैं? मध्यम, बीच वाली स्टेज अपन पकड़ते हैं। ठीक है, तो स्नेह की भी कौन सी मात्रा होगी? मध्यम। अभी अभी हमने श्लोक में पढ़ा है कि शोधन के लिए मध्यम मात्रा प्रयुक्त होती है, और इसी मात्रा को क्या कहते हैं? मंद विभ्रंश, क्योंकि इसमें विभ्रंश होने के, अयोग अतियोग होने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए मंद विभ्रंश मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन। मंद विभ्रंश मात्रा स्नेह की किस मात्रा को कहते हैं? ह्रस्व, मध्यम, प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा कि जो मंद विभ्रंश मात्रा है, जिसमें विभ्रंश होने की संभावना कम होती है, कौन सी है? मध्यम मात्रा है, जो कि हम शोधन में प्रयुक्त करते हैं। क्वेश्चन रिपीट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। तेल सेवन के अयोग्य रोगी है, मतलब तेल सेवन आप कहां नहीं कराते? ठीक है, जब तेल सेवन के जो गुण बताए गए हैं, योग्य बताए गए हैं, उसमें कृमि कोष्ठ का वर्णन है। जो क्रूर कोष्ठ होता है, जो वात प्रधान होता है, तो तेल तो देंगे ही देंगे भाई, बिल्कुल वर्णन है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति को बिल्कुल यहां पर वर्णन है, लेकिन चक्षु कामा यहां पर वर्णन नहीं है। तो अयोग्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चक्षु कामा। चक्षु कामा कहां पर वर्णन है? घृत के सेवन में वर्णन है भाई। किसके सेवन में? घृत। क्योंकि घृत कैसा होता है? मृदु होता है, इसलिए चक्षु कामा। और जब अपन ड्राइनेस होता है आंखों में, तो त्रिफला घृत से अपन क्या करते हैं? उसका तर्पण करते हैं नेत्र का। ठीक है, तो चक्षु कामा घृत, तो तेल के अयोग्य हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तेल सेवन के योग्य में कुछ बातें देखते हैं। तेल सेवन में क्या है? वात प्रकृति, अभी हमने देखा वात प्रकृति, कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, इन व्यक्तियों को अपन को देना है। ठीक है, और प्रबुद्ध श्लेष्म, मेदस्क, चल स्थूल गलोदरा, जब जो है चलता है व्यक्ति, तो मेद भी चले उसका, और श्लेष्मा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ हो, क्योंकि उष्ण रहता है, श्लेष्मा को थोड़ा सा कम करेगा ये। ठीक है, बढ़ाएगा नहीं, तो अपन दे सकते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा, वात प्रकृति, कृमि कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, इन व्यक्तियों को तेल का सेवन के लिए ये व्यक्ति योग्य है। और कौन सा काल? शीतल काल, क्योंकि तेल स्वभाव से कैसा होता है? उष्ण होता है, तो शीतल काल में यहाँ पर उसको अपन सेवन कराएंगे। चलिए अगला। घृत सेवन के योग्य नहीं है, कौन सा घृत सेवन के योग्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वात पित्त प्रकृति, बी प्रवृद्ध श्लेष्मा, सी वृद्ध पुरुष, डी सुकुमार। ठीक है, देखते हैं। तो जो वात पित्त प्रकृति है, उसको तो घृत पान कराते हैं, क्योंकि वात और पित्त दोनों को कम करता है। ठीक है, और प्रबुद्ध श्लेष्मा, तो भाई जो प्रबुद्ध श्लेष्मा है उसमें नहीं कराते, क्योंकि घी क्या करता है? श्लेष्मा को बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। तो वृद्ध पुरुष को भी देते हैं, सुकुमार को भी देते हैं। ठीक है ना, तो योग्य कौन नहीं है? प्रबुद्ध श्लेष्मा योग्य नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। घृत के कुछ गुण देखते हैं योग्य के अकॉर्डिंग। तो घृत के योग में वात पित्त प्रकृति बिल्कुल आया हुआ है चक्षु कामा बिल्कुल, छत, क्षीण, वृद्ध, बालक, जो सुकुमार प्रकृति के हैं उनको अपन देते हैं, ठीक है। और जो पुष्टि चाहते हैं प्रजा कामा, ठीक है, जो चाहते हैं वो, जो स्मृति, मेधा, ये अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय, बल अपना बढ़ाना चाहते हैं वो। और एक और याद रखिएगा कि विष, दाह शास्त्र विष अग्नि भी, जब भी अपन को जलन होती है कहां पर, तो अपन क्या लगाते हैं, घी लगाते हैं, दाह, अग्नि, शस्त्र। लेकिन विष जब होता है तो विष सेवन के समय में कौन सा योग्य है, घृत सेवन योग्य होता है, ठीक है। घृत सेवन योग्य में विष का वर्णन है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बलवान मारुतो येषाम खानी च अवत्र तिष्ठति, कथन किसके लिए है, घृत, तैल, वसा, मज्जा। तो ये जो श्लोक है इसका वर्णन वसा के गुण में आया हुआ है। किसके गुण में आया है, वसा के गुण में। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। खानी, खानी का मतलब क्या होता है भाई, स्रोतस। स्रोतस के अंदर जब बहुत ज्यादा मारुत का प्रकोप हो जाता है, आ जाता है, ठीक है ना, तो अपन किसका सेवन कराते हैं, बसा का सेवन कराते हैं। किसका सेवन कराते हैं, बसा का सेवन कराते हैं, ठीक है। स्रोतस में क्या हो गया, बिल्कुल जो है बसा नहीं है, बिल्कुल आपका वायु वायु आ गया, ठीक है। और वसा का मतलब क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जमा कहां पर होता है, स्रोतस में जमा होता है। कहां जमा होता है, स्रोतस में, हृदय व स्रोतस किसी भी जो है आपका उसमें जमा हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि खानी जहां पर वर्ड आए, अगर मारुत वहां पर भर गया है तो अपन को क्या देना है, वसा, कोलेस्ट्रॉल देना है स्रोतस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा देखते हैं बसा पान के कौन कौन योग्य है, ठीक है ना। किस किस को बसा देना है, तो भाई एक तो अग्नि बहुत अच्छी होना चाहिए पेशेंट की, ठीक है ना, तब अपन बसा का पान देते हैं। बसा मज्जा का पान जिनकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण है वहां पर देते हैं, ठीक है। वात आतप सहा, रूक्षा, जो भार वहन करने से कर्षित हो गए हैं, और निष्पीत कफ मेदसा, मतलब जिनके अंदर मेद और कफ क्या है, बिल्कुल बहुत कम है, बसा से तभी बढ़ेगा। और अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारोजा, इनमें बहुत ज्यादा रोजा हो रही है, इनमें बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। और यहाँ के जो रोग हैं, रोजा किसकी वजह से होती है भाई, वायु, मतलब यहाँ पर किसका प्रकोप हो गया, वायु का प्रकोप हो गया, इसीलिए, ठीक है। और अभी हमने देखा बलवान मारुतो ये शाम खानी चावित्र तिष्ठति, किसके लिए आया है, बसा के लिए आया है। जब ऐसा लक्षण मिलेगा तो आप किसका सेवन कराओगे, बसा का। और महत चा अग्निबलम, अग्निबल कैसा होना चाहिए, बड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा अस्थि, संधि, सिरा, स्नायु, मर्म, कोष्ठ, महारुजा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बसा के बारे में। अगला क्वेश्चन, स्नेह का प्रकर्ष काल कितने दिन का है, 7 3, 5 3, 7 5, 10 7। प्रकर्ष का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक सेवन कराना है और कम से कम कितने दिन तक सेवन कराना है, ठीक है। तो स्नेह के सेवन में प्रकर्ष काल जो बताया गया है वो 7 और 3 बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन सेवन कराना है, 7 दिन से कम सेवन कराएंगे तो स्नेह क्या हो जाएगा भाई, 7 में हो जाएगा। और कम से कम 3 दिन कराना है, ठीक है, कम से कम 3 दिन कराना है। 3 दिन से कम कराएंगे तो स्नेहन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और बीच में आप अगर मान लीजिए आपका जो है क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति है तो उसको 7 दिन में स्नेहन होगा। और मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति है तो 3 दिन में उसका स्नेहन होगा। और 5 से 6 दिन में स्नेहन मध्यम कोष्ठ वाले व्यक्ति का पूरा हो जाता है। इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्नेह के अयोग्य नहीं है। अब स्नेह के योग्य और अयोग्य का वर्णन है, इसमें से अयोग्य कौन नहीं है, मतलब योग्य कौन है, ठीक है ना। अयोग्य नहीं है का मतलब क्या हो गया, योग्य कौन है। तो ऑप्शन ए तृष्णा, बी मूर्छा, सी नित्य मद्य सेवी, और डी दुर्बल, ठीक है। तो जब अपन स्नेह के अयोग्य देखते हैं तो तृष्णा का वर्णन आता है, मूर्छा का वर्णन आता है, और दुर्बल का वर्णन आता है, ठीक है। मतलब इनको आपको क्या कराना है, नहीं कराना है,
ठीक है ना। तो कराना किसको है, नित्य मद्य सेवी। तो स्नेह के योग्य में नित्य, व्यायाम, मद्य, ठीक है, इन सेवी का वर्णन जो पर आया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो देखते हैं कि किस किस का सेवन आया है स्नेह सेवन के योग्य और अयोग्य में। तो क्या है भाई, स्वेद्या, जिनका स्वेदन कराना हो उसको स्नेहन कराओ। शोध शोधयुक्त व्याश्च, रूक्षा वाद विकारिणा, जो रूक्ष हो वाद विकार है जिनको, उनको स्नेहन कराओ। और व्यायाम मद स्त्री नित्य, ठीक है, व्यायाम मध्य स्त्री नित्य, जो नित्य व्यायाम करने से, मद्य करने से, स्त्री सेवन करने से कैसे हो गए, कर्षित हो गए, ठीक है, उनको कराना है। और चिंतका, जो चिंता करते रहते हैं, ठीक है, जिनका स्ट्रेस का काम है ज्यादा, उनको आपको क्या कराना है, स्नेह के योग्य है, स्नेह सेवन के योग्य है। क्वेश्चन क्या था कि मद्य, ठीक है ना। तो जो नित्य मद्य का सेवन करता है, रोज मद्य का सेवन करेगा तो भाई क्या होगा, मद्य भी उष्ण होती है, तो शरीर में क्या होगा, ओज का क्षय होता जाता है, तो इसलिए स्नेह से ओज को अपन बढ़ाते हैं। अयोग्य में क्या है भाई, तृष्णा मूर्छा अयोग्य में आया है, और दुर्बल भी अयोग्य में आया हुआ है, इनको हम नहीं कराते। चलिए अगला क्वेश्चन, सम्यक स्नेहपान के कितने दिन के पश्चात विरेचन दिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 5, 4, 3 और 1, कितने दिन के बाद। सम्यक जब स्नेहन हो जाता है तो उसके 1 दिन के बाद तो अपन क्या कराते हैं, बमन कराते हैं। क्या कराते हैं भाई, बमन कराते हैं, ठीक है। और 3 दिन के बाद क्या कराते हैं अपन, विरेचन कराते हैं, ठीक है। बमन के लिए कफ ज्यादा बढ़ा हुआ चाहिए होता है, स्थिति शरीर में कफ बढ़ी हुई चाहिए, इसलिए बमन में गैप कम है। और विरेचन में गैप थोड़ा सा ज्यादा क्यों है, क्योंकि यदि शरीर में कफ बढ़ा रहेगा तो विरेचन की औषधि से बमन हो जाएगा, विरेचन नहीं होगा। इसलिए 3 दिन का जब गैप दे देंगे तो स्नेहन के कारण जो कफ की वृद्धि हुई होगी शरीर में वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, विरेचन के लिए कितने दिन बाद कराते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, 3 दिन के बाद कराते हैं। लवण का गुण नहीं है। जब स्नेह का अध्याय हम पढ़ते हैं तो स्नेह में लवण के गुण आया हुआ है, क्योंकि लवण जो होता है स्नेह के गुण को शरीर में बढ़ा देता है। स्नेह का गुण लवण के माध्यम से बढ़ जाता है, स्नेहन का गुण, ठीक है ना, पूरे शरीर में फैल जाता है, ठीक है। तो क्या नहीं है, ऑप्शन ए अविशंदी, बी रूक्ष, सी व्यवाई और डी उष्ण, ठीक है। तो अविशंदी, बिल्कुल अविशंदी गुण आया हुआ है, स्रोतस को थोड़ा सा अविशंद करता है क्योंकि स्निग्ध होता है। और आरुक्ष, ऐसे इसमें ऑप्शन क्या है, रुक्ष है, लेकिन गुण इसका क्या होता है, आरुक्ष, एकदम रूखा भी नहीं होता ये, ठीक है, आरुक्ष। तो गुण पूछा है नहीं है, व्यवाई होता है, उष्ण होता है, रुक्ष नहीं होता, आरुक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लवण के स्नेह को गुण को देखते हैं कि भाई लवण उपहिता स्नेहा, स्नेह स्नेहंत्य चिरात नरम, ठीक है, मतलब आचिरात नरम। तो क्या है, लवण से उपहित जब स्नेह दोगे तो स्नेहन जल्दी हो जाएगा आपका, आचिरात नरम, जल्दी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैसा होता है, अविशंदी होता है, आरुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है और व्यवाई होता है। व्यवाई होता है तो स्रोतस में बहुत जल्दी से फैल जाएगा, उष्ण और सूक्ष्म होता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस में चला जाएगा। इसलिए आज चिरात बिना देरी किए स्नेहन शरीर में जल्दी से हो जाएगा। तो क्या था, आरुक्ष होता है, तो ऑप्शन में क्या था, रुक्ष, तो वो ऑप्शन नंबर बी गलत था। अभिषंद होता है, आरुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है और व्यवाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मृदु कोष्ठ व्यक्ति में दोषों की स्थिति कैसी होती है। मंद मारुत, अल्प कफ, उदीर्ण पित्त, उपरोक्त सभी। देखिए, जो मृदु कोष्ठ व्यक्ति है इसको क्या होता है, दूध से या थोड़ा बहुत स्नेह के सेवन से, क्षीर के सेवन से, इच्छू के सेवन से, इनसे क्या होता है, जल्दी विरेचन लग जाता है। और इनको स्नेहन जल्दी जल्दी होता है, 3 दिन के अंदर स्नेहन इनका हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को स्नेह अध्याय में क्या उसकी गृहिणी के अंदर किन किन दोषों की स्थिति होती है ये बताया हुआ है। तो मंद मारुत, मारुत मंद होती है क्योंकि मृदु कोष्ठ व्यक्ति है। मृदु कोष्ठ किसमें होता है, जो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनका कोष्ठ कैसा होता है, मृदु होता है। तो मंद मारुत रहेगा, कल्प अल्प कफ रहेगा,
और उदीर्ण पित्त रहेगा। तो तीनों रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी विल बी द राइट आंसर। चलिए स्थिति को देखते हैं कैसी स्थिति रहती है। तो जो मृदुकोष्ठ व्यक्ति है, उदीर्ण पित्ता, मृदुकोष्ठ मतलब पित्त प्रकृति, पित्त प्रकृति है तो उदीर्ण पित्ता रहेगा। अल्प कफा ग्रहणी मंद मारुता, ये स्थिति उसकी ग्रहणी में होती है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन है सभी स्नेहों में तेल उत्तम है और तेल संस्कार से गुणों दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। ठीक है, तो सभी स्नेहों में तेल उत्तम है, तो ये ऑप्शन तो क्या है, गलत है। सभी स्नेहों में उत्तम कौन सा है, घृत है। और क्यों इंपॉर्टेंट है घृत, क्यों उत्तम है, क्योंकि घृत जो होता है संस्कार से गुणों का अनुवर्तन करता है। क्या करता है, संस्कार, मतलब अपने गुणों को तो छोड़ता नहीं है और दूसरों के गुणों को और ले लेता है। लेकिन तेल ऐसा नहीं करता है, तेल अपने गुणों को छोड़ देता है, दूसरों के गुणों को ले लेता है कभी कभी। जैसे तेल स्वभाव से कैसा होता है, उष्ण होता है, लेकिन चंदन जो तेल है चंदन का, वो शीत हो जाता है वो। ठीक है, लेकिन घृत कभी भी अपने गुणों को छोड़ेगा नहीं, दूसरों के गुणों को ले लेगा, इसलिए सभी स्नेहों में ये उत्तम होता है। तेल संस्कार से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करता है। ठीक है, तो ये जो दूसरों के गुणों का जो अनुवर्तन करता है, ये किसके बारे में आया है, घृत के बारे में आया है, घृत के बारे में आया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आपके जो है यहाँ पर रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, ए इज इनकरेक्ट एंड बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस देखे हमने इस नए अध्याय के बारे में। अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ओके।